सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिणीन्द्रवर्णेमिचन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। देखो ऐसा है जैसे चक्की है, जाता होता है ना, जाता चक्की चक्की की बीच की कील है। अपन कहते समय क्या कहते हैं? चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जानते हैं ना, कमाल और कबीर ये बाप बेटे दोनों घूमने गए और कबीर ने दृश्य देखा, एक जगह चक्की में अनाज पीसा जा रहा है तो एकदम कबीर विगलित हो गया। तो कबीर ये बोल रहा है अपने बेटे को, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो कमाल ये बोल रहा है उनका लड़का कि पिताजी ऐसा नहीं है, जो ध्रुव किली का संग नहीं छोड़ते हैं वे कभी भी नहीं पिसते हैं। क्या है वो लाइन मुक्ति? ये और एक जगह भजन में है। किस में है ये? अनंतमती गाथा में भी है। कहने की बात अभी ये है, हम क्या कहते समय कीली ध्रुव है और बाकी सब मूवेबल है। तो कील ध्रुव कह रहे हैं हम, तो ये यदि ध्रुव कीली स्टैटिक होती और बाकी का पूरा पार्ट मूवेबल होता तो जुड़न टूट जाता ना। फिर अब चक्की को एकदम स्थिर रख कर देखो, फिर चक्की क्या घूमेगी क्या नीचे? कील को एकदम स्थिर करके देखो तो क्या घूमेगी क्या वो? और चक्की जितनी घूम रही है कील भी घूम रही है, बस वो कील अपने अपनी जगह घूम रही है। समझ में आता है? ठीक उसी प्रकार जीव के प्रदेश निरंतर घूम रहे, जो अभी एडी में है उस दूसरे समय में चोटी में आ रहे, लेकिन ये 8 मध्य प्रदेश है, वे अपने अपने स्थान पर घूमते हैं। नहीं घूमते कहेंगे तो जुड़न टूट जाएगा फिर। और घूमते ऐसे नहीं घूमते जैसे बाकी के प्रदेश घूमते हैं, तो फिर मध्य प्रदेश उनको कैसे कहेंगे? समझ में आता है? मैंने एक बार कहा था आपको, 8 को मध्य प्रदेश 8 कैसे हो सकते हैं? मध्य तो एक होता है, सेंटर तो एक होता है कभी भी। आपको याद है, मैंने पूरा विषय लिया है ये पहले कभी, तो मैंने कहा था ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके मध्य कितने हो सकते हैं? 3 भी इसके मध्य हो सकते हैं, 1 भी मध्य हो सकते हैं, ये तो सब जानते। 3 भी हो सकते हैं, 7 के मध्य 5 भी हो सकते हैं। तो उसी प्रकार ये असंख्यात प्रदेश में 8 मध्य प्रदेश नक्की हुए हैं, जो अपने अपने जगह पर घूमते रहते हैं। सुनो, मेरा ये प्रश्न, ध्रुव तारा घूमता है कि नहीं घूमता है? बताओ। अभी प्रकरण भी वो चलेगा। ध्रुव तारा घूमता है कि नहीं घूमता है? बताओ। सूर्य और चंद्रमा घूमता है, सुमेरु पर्वत के चक्कर काटता है। ये तत्व सूत्र का सूत्र है ना, नित्य क्या नित्य गति नृलोक है। निरंतर नृलोक का ढाई द्वीप में जितने भी सूर्य चंद्रमा है वे चक्कर प्रदक्षिणा देते रहते हैं सुमेरु के। ध्रुव तारा घूमता है कि नहीं घूमता है? घूमता है ध्रुव तारा भी। तो ध्रुव को कहते हैं, ध्रुव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं घूमता कि वो अपने अपने स्थान पर घूमता रहता है, बस। समझ में आता है? उसको रोटेशन रिवॉल्यूशन ऐसे कहो, आपको जो कहना है सो कहो। समझ में आता है? अपने अपनी जगह घूम रहा है, उसको स्थानांतर नहीं हो रहा है। मैंने अभी 8वीं को पढ़ाते समय कहा था पिछले साल, नया कंसेप्ट है वैसे सब ये। 8वीं का मैंने पढ़ा है प्रवेश का, आप सब उसको जरूर सुनना, बहुत अच्छे से चला है। हम कहते हैं धर्म द्रव्य निमित्त है, किसमें निमित्त है? गति हेतुत्व निमित्त कहते हैं। गति मतलब गमन, इतना ही अर्थ नहीं है इसका। गमन प्लस कंपन। मैंने आपको कभी लिया इसको? द्रव्य संग्रह जिनको पढ़ा है उनको लिया होगा। हम क्या कहते हैं? वस्तु यहां से यहां आई
तो धर्मद्रव्य निमित्त। और जैसे मान के चलो मैं यही खड़ा हूं, बोलो धर्मद्रव्य निमित्त है कि नहीं मेरे? साहब आप तो हिल ही नहीं रहे। अरे कंपनात्म प्रदेशों का कंपन निरंतर चल रहा है, उस कंपन में भी धर्मद्रव्य लग रहा है। लेकिन लोक में यह उदाहरण नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये विजिबल नहीं है, इसकी कोई परीक्षण नहीं हो सकता। तो है मूवेबल तो तब भी है वो। इसी प्रकार ये सुबह का प्रकरण समझना। चलो देवेश समझ में आ रहा है क्या कि कोई भारी पड़ रहा है कुछ? और ये वे 8 मध्य प्रदेश मूवेबल नहीं है। कौन से? जो सुमेरु पर्वत के तल में है। वे क्यों घूमेंगे? वे तो अपने जगह है। क्षेत्र परिवर्तन जब कहना चालू करते हैं हम, तो नाभि के अगल बगल के 8 प्रदेश और सुमेरु पर्वत के सेंटर पॉइंट के अगल बगल के 8 प्रदेश, वो कोइंसाइड होकर वहां से चालू होता है पूरा। ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 3-4 गाथाएं लेनी है अभी। वैसे प्रकरण थोड़ा कठिन चलेगा 10 मिनट के बाद का, इंटरेस्टिंग भी है बराबर। बच्चे कम है क्या आज? क्या बात है? ऑफिस में गए? क्यों अभी क्यों गए? ये अभी बुलाए क्या इन्होंने क्लास छोड़ के? ऐसे तो नहीं बुलाएंगे ये, इतने समझदार थोड़ी है। हाँ, क्लास छोड़ के? कौन बोला ऐसा? हाँ, तो मैं पकड़ू के कि छोड़ दो? फिर क्या करो? छोड़ो सब अपने बच्चे नहीं फंसने चाहिए, बात ये है। चलो देखो, अभी इजी है 2 गाथाओं का सार। मुझे आवश्यक नहीं लग रहा है हम कोई चार्ट बनाए इसका। इसमें तो इतना ही थीम है कि जैसे एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव है, उसकी कितनी इंद्रियां है और वो कौन सी है, बस। और उदाहरण क्या है? तो एक इंद्रिय है, उसकी स्पर्शन इंद्रिय है। एक इंद्रिय की एक इंद्रिय और वो स्पर्शन इंद्रिय है। फॉर एग्जाम्पल पास्थावर का जो दिमाग में लिख दो, 2 इंद्रिय के 2 इंद्रिय है, स्पर्शन रसना, वो तो क्रम से, वो अंत्य दीपक। 2 इंद्रिय जीव मतलब 2 इंद्रिय वाला ही नहीं, 2 इंद्रिय तक का। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, देखो मैं ये कहता हूं 320वीं गाथा है समय सार की, दिट्ठी जहेवनानम। आग का उदाहरण देकर ज्ञान का स्वरूप बताया है। दिट्ठी दृष्टि, जहेवनानम समान, ज्ञान दृष्टि समान होता है। आग को न आंख करती है, न भोगती है, जानती है, देखती है। उसी प्रकार ज्ञान भी परद्रव्य को न करता है, न भोगता है, जानता है। ये थीम है गाथा का। 320वीं गाथा होने के बाद जयसेन स्वामी ने एक टीका लिखी है, मैंने ली है आपको कई बार, जिसमें वो दिया है कि पारिणामिक भाव, ये क्षायिक भाव है, वो उसका कारण कौन है? तो वहाँ पर कहा पारिणामिक भाव कारण नहीं है, तद्रूपो ना भवति। सुबह की क्लास में मैंने एक बार लिया था। निष्क्रिय पारिणामिक अवच्छय, ऐसे मूल सूत्र है। अभी कहने की बात यह है, वो अक्सर लोग ये कहते 320वीं गाथा की जो टीका है ना, उसमें ऐसा लिखा है। वो 320वीं गाथा की टीका नहीं है, वो 320 गाथाएं का उपसंहार करने का मन जयसेन स्वामी का बना। तो फर्स्ट गाथा से 320th गाथा तक का पूरा थीम कि उन्होंने एक टीका बनाई, बीच में एकदम बीच में ब्रेक देकर। तो 320वीं की गाथा नहीं है वो, 320 की गाथा है वो। अभी आप समझते हैं मैं क्या कहना है? 2 इंद्रिय मतलब 2 इंद्रिय तक का जीव, 2 इंद्रिय, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय। इसके लिए स्पर्शन रसना, एग्जाम्पल्स दो। लठ, शंख, सीप, केचुआ, जोक, मोती, एटसेट्रा एटसेट्रा। 2 इंद्रिय के जीव हो गए। 3 इंद्रिय में आइए, ज्यादा इसमें समय लगाने की आवश्यकता नहीं, तत्व और सूत्र में तो खूब लिया आपने। 3 इंद्रिय में स्पर्शन रसना घ्राण, छींटी, खटमल, बिच्छू, जू, लीक। भौरा कैसे आएगा इसमें? उड़ने वाले जितने भी जीव है वे सब 4 इंद्रिय होते हैं, ठीक है।
पिपिल चिंटी, अली भौरा, इल्ली कहते वो लठ को लोग, इल्ली, दैट इज अलग थिंग। चलो 4 इंद्रिय उठता ना भौरा। 4 इंद्रिय में आइए, देखिए मच्छर, मक्खी, भौरा, तितली, डास, पतंगा आदि। 5 इंद्रिय में आइए, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, ये 5 इंद्रिय उनके होते हैं। इसमें तो देव और नर की तो पंचेंद्रिय ही है, मनुष्य भी पंचेंद्रिय ही है, और तिरंश में गाय, बैल, हाथी, भैंस आदि आदि ये सब। तो ये 2 गाथा अपनी पूरी हुई। अभी 2 गाथा पे आगे आइए। इसमें क्षेत्र का, इसमें थोड़ा सा चार्ट बनाएंगे अपन, इंद्रियों के विषय की चर्चा करेंगे। इंद्रियों का, एक एक इंद्रिय का विषय, कितना दूरी का विषय वे ग्रहण कर सकते हैं, उसको थोड़ा देखेंगे। चार्ट ऐसा बनेगा, ऊपर हेडिंग लिखेंगे इंद्रियों का विषय क्षेत्र, इंद्रियों का विषय क्षेत्र। अभी पहला कॉलम लिखे, पहला कॉलम में आप लिखो इंद्रिय, लिखा पहला कॉलम इंद्रिय। फिर सीधा देखो कॉलम बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम बनाओ पहले तो, वर्टिकल कॉलम 7 करो आप। 7 किए, 7 कॉलम बनने हैं, बस छोटे छोटे ही बनेंगे, छोटे छोटे बनाओ 7 कॉलम। पहला कॉलम इंद्रिय कॉलम, ओके। इंद्रिय पहला कॉलम। अब उसमें क्या करना, जो बचे हुए 6 कॉलम है ना, उसके हेडिंग बनाए 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। कंप्लीट करो, पहली लाइन कंप्लीट करो। हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, इंद्रिय के नीचे वाला जो अभी बना है उसके नीचे 5 कॉलम्स आएंगे, एक एक लाइन इनफ है। लिखेंगे आप स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुरु, श्रोत। मतलब ये 7/6 ऐसा है ये चार्ट, 7/6। आहा, चलो देखिए, अभी एकेंद्रिय है, एकेंद्रिय, एकेंद्रिय जीव का एक ही स्पर्शनेंद्रिय का ही विषय आएगा, तो रसना, घ्राण, चक्षु, स्रोत के लिए आप डैश करके छोड़ दो, मात्र स्पर्शनेंद्रिय रहेगा। और अकॉर्डिंगली बाकी पूरा चार्ट कंप्लीट करो ब्लैंक का, इतना तो करेंगे ही ना, ब्लैंक का पूरा चार्ट कंप्लीट करो। जैसे 2 इंद्रिय है कॉलम, उसमें क्या घ्राण, चक्षु और स्रोत को आप ब्लैंक करो डैश करके, एंड सो ऑन। मात्र असंगी और संगी पंचेंद्रियों को छेड़ो मत, उसको पूरा फिल करना है। ठीक है, अर्पित समझ में आ रहा है क्या? कैसा रहा पेपर अर्पित? ठीक रहा, ओके। चलो देखो, स्पर्शन इंद्रिय का रेंज बताया है इन्होंने।
400 धनुष, एकेंद्रिय 400 धनुष तक की वस्तु को स्पर्श कर सकता है। स्पर्श कर सकता है का अर्थ ये लेना, ठंडा गरम, रूखा चिकना आदि का ज्ञान उसको 400 धनुष की दूरी से हो सकता है। ठीक है, अब मैं कुछ विशेष बात भी बताऊंगा, थोड़ा इसमें समझने लायक है बात। अटपटा है, थोड़ा सा अटपटा है ये, आप जानते हैं। चलो लिख लो, पहले लिख तो लीजिए पहले, फिर मैं बात करूंगा कुछ। देखो क्या प्रॉब्लम है इसको, क्या लिख रही है? अभी कंप्लीट कर रहे हैं? हाँ ठीक है। देखो, इंद्रिय प्राप्यकारी है कि अप्राप्यकारी? इंद्रिया प्राप्यकारी है कि अप्राप्यकारी, ये तो एक चर्चा का विषय है। अपन थोड़ा सा विचार करें तो इसमें भी अपेक्षाएं होगी बहुत, लेकिन सामान्य रूप से कहा जाता है 4 इंद्रियां प्राप्यकारी है और 1 इंद्रिय अप्राप्यकारी है। क्या बोला? मीन्स 4 इंद्रियां तो ऐसी है कि उसको उसके विषय के साथ सन्निकर्ष करना पड़ेगा। ओके, उसको टच करना पड़ेगा। आग को सीधा नहीं छुआ होगा जाकर उसने, लेकिन आग की आंच यहां तक आई है, वो भी तो आग ही तो है। स्पर्श हुए बिना कैसे उसको छुएगा वो? तो लू जो लगी, लपट लगी, दैट इज ऑल्सो गर्मी ओनली। ऐसे थोड़ी है कि वो गर्मी नहीं है और दूर से हमने जान लिया गरम गरम है, स्पर्श हमको दूर का ही ज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं। वो तो वो सन्निकर्ष हुआ है। स्पर्श, रस, रस को भी द टंग शुड बी टच्ड विथ जो भी ऑर्गन होगा, जो भी वो ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ टच होगा तो ज्ञान होगा। स्पर्शन रसना ग्रहण का भी ऐसा ही है। वो गंध के वो वस्तु के परमाणु ग्रहण को आकर चिपकेंगे तब जाकर वो गंध ले पाएगा, और नाक चौकअप होगा तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि मूल इंद्रिय तो ये तो है ही नहीं। चौकअप के कारण वो अंदर ही नहीं जा पाए तो वो काम नहीं होगा। स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु ग्रहण, ग्रहण के लिए भी वो शब्द पर्टिकुलर ध्वनि स्वर आकर तुम्हारे ईयर ड्रम पर टकराना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो ड्रम। कर्ण, अच्छा ग्रहण बोला मैंने, कर्ण कर्ण श्रोत। लेकिन आंख का ऐसा नहीं है, इसलिए आंख को अप्राप्यकारी इंद्रिय कहा जाता है। जैसा अभी उदाहरण दिया था, नहीं ग्रहण का हो गया, गंध के कोई स्मेल का हो गया। 4 इंद्रियों को अप्राप्यकारी और 1 इंद्रिय को अप्राप्यकारी कहा जाता है। इसीलिए अभी अभी मैंने गाथा बताई थी, ज्ञान के लिए हमेशा आंख का ही उदाहरण दिया जाता है। ओके, एक विवक्षा ये, सेकंड विवक्षा समझो। अभी ये प्रकरण हम ये देख रहे हैं, इसमें तो ये रेंज बता रहे हैं 400 धनुष। 400 धनुष मतलब 1600 हाथ, एक धनुष मतलब 4 हाथ, और एक इंद्रिय जीव है वो। मेरा ये प्रश्न है कि देखो, वो ठंड गर्म वो वस्तु को छुए बिना 400 धनुष की दूरी से ही वो जान लेता है कि यहां पर शीत है और यहां पर गर्मी है। बस ये कहना है मुझे। यहां पर कोई आँच वाच भी नहीं लेना है आपको। तो कैसी बात होती होगी? ये अप्राप्यकारिता सिद्ध कर रहे हैं अभी आप। इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इसकी सिद्धि चल रही है। मैंने आपको कभी बताया होगा, वैसे चक्षु इंद्रिय का मैं बता रहा हूं अभी। आपने सुना भी होगा, यहाँ पर तो मैंने कभी बताया ही होगा। मैंने बहुत देखा है, हमारे वहाँ चलता था एक जादूगर, रघुवीर जादूगर, और उसके शोज भी देखे हमने, सब देखा। और उसकी विशेषता ये थी,
उसका शो 2-3 बार चला था, 2-3 बार आया था और बहुत फेमस है। और वो पहले क्या करता है, जिस दिन उसका शो होना है उस दिन उसके पास तो एक बुलेट रहती है, वो उसका एक पेटेंट फॉर्मूला है, इसलिए मैं प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हूँ। वो यही फॉर्मूला है उसका, तो बिल्कुल उसको आटे से बिल्कुल लबालब चिपका देना उसके आंखें, और फिर कोई भी और पट्टी बांध दो, चाहे जैसी पट्टी बांध दो, कैसे भी कुछ भी करो, पैक कर दो उसको, पैक कर दो, निकल जाता है। वो निकलता है, फिर जहां जहां पर आदमी खड़ा है बराबर वहां रुक जाता है। अपना ये करता है ना शाश्वत, आई के लिए किसी के पास जाना, और वो शाश्वत का कहने से भी इंद्रिया बंद होती है तो 6 सेंस चालू होती है। और फिर आंख बंद बंद कर करके ये नहीं बताता क्या तुमको कि ये कौन सा रंग है और क्या कैसा रंग है। अभी होगी कोई बात, मुझे तो यही कहना है कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता बल्कि सिद्धि इसकी हो रही है। यहाँ पर तो 400 धनुष की दूरी का स्पर्श कर लेता है। कौन? एक इंद्रिय की बात करते हैं। देखो सुनो सुनो सुनो, पेड़ है, पेड़ उसकी अभी इट हैज स्टार्टेड ब्लॉसमिंग, तो उसका प्लूमुल अपवर्ड्स एंड रेडिकल डाउनवर्ड्स, ऐसा होता है ना। अब नाउ रेडिकल हैज स्टार्टेड कमिंग, नाउ इट विल स्टार्ट पेनिट्रेटिंग डीप इनसाइड। उसने पहला कदम बढ़ाया, उसको अभी ये पता चला है कि पानी कहाँ है। अभी वो सैकड़ों फीट बढ़ने वाला है आगे, और तुम कहोगे ठंडक मिली होगी, ये मिली होगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं पचड़े में पड़ना चाहता। अरे पूरी चट्टान कुछ भी हो सकते बीच में कितना, और बराबर रास्ता निकाल निकाल के वहां से निकलेगा। हम कुछ नहीं बोल सकते कैसा हो, कैसा होता होगा। अच्छा, एक चीज मिलेगी वंडरफुल सीडी, देखे ना आप लोगों ने? उसमें भी मैंने देखा है, वो 2-3 ही सीन देखे मैंने, पूरी सीडी नहीं देखी है मैंने। 1-2 मिनट कुछ देखा है प्रसंग, उसमें वो देखा मैंने, वो बराबर अपने प्रे को, वो प्रीडेटर बराबर देख लेता है ये अंदर है, फटाफट एकदम डिगिंग करके अंदर चला जाता है, लेके एकदम बाहर आ जाता है। अब उसको गंध आ रही होगी यदि, तो वो तो प्राप्यकारी में चला जाएगा। मतलब मुझे क्या कहना है, यदि वो परमाणु आकर टकराए उसके नाक को, तब तो फिर वो, तब ये बात नहीं रहेगी। फिर वो ये तो बिना टकराए वो जान लेता है, इसका प्रकरण है। आप सब समझ रहे हैं? 400 धनुष स्पर्शन इंद्रिय का, क्योंकि ग्रहण के तो टकरा सकते हैं, श्रोत के तो टकरा सकते हैं, स्पर्श के कैसे टकराएंगे? अच्छा, आप कहेंगे आग की आंच अथवा ठंड की आंच आकर टकराती होगी। अब ऐसा कहेंगे तब तो फिर वो रेंज की कोई बात ही नहीं रहेगी। फिर तो वहां पर कितने जन समझ रहे हैं? फिर रेंज का क्या कहना? फिर रेंज कहाँ हुई? फिर तो वो टच ही हो गए, तभी तो ज्ञान हुआ। फिर रेंज कहाँ है उसमें बीच में? नहीं समझ रहे अभी? कोटा की तरफ आप यदि जाते हैं, तुम्हें भी उठना, तुम आओ यहाँ पर, वो कौन चालू छोड़ता है उसको क्या मालूम। और सब यही तक आ जाता है, सब पहले सब चालू था कि क्या मालूम। चलो, तो आप जानते होंगे कोटा में, कोटा के बाहर निकलते हैं तो एकदम गर्मी 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 लगने लगती है। तो 3-4 किलोमीटर पर पता चलता है कि यहाँ पर तो भट्टियाँ है कोयले की, फर्श की, तो उसकी हीट इतनी दूर दूर तक आती रहती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अपन कहीं इतनी दूर से आ रही थी, दूर से नहीं आ रही थी, वो तो आज से डायरेक्ट आकर टच हुई थी। फिर इसमें रेंज थोड़ी बोल सकते हैं ऐसे कुछ। तो ये दूरी, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय, उसका 4 धनुष की दूरी से वो जान लेता है यहाँ पर शीतलता, यहाँ पर गर्मी है, दैट्स ऑल। ठीक है? एक इंद्रिय जीव, इसलिए मैंने पेड़ को लिया। अभी आप ले सकते हैं जल अग्नि का, एक को लेना थोड़ा भारी पड़ेगा। समझ में आता है? पेड़ का तो समझ में आता है, जल अग्नि का, वायु का समझ में नहीं आता, पृथ्वी का। पेड़ का तो समझ में आता है क्योंकि वो पर्टिकुलर वो होता है ऐसा उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी 2 इंद्रिय का
आप एक काम करना, अभी इसी कॉलम को पूरा करेंगे, दुगुना दुगुना लिखते चलो। अभी इसका 4 से धनुष, 2 इंद्रिय का, स्पर्शन इंद्रिय का विषय, स्पर्शन इंद्रिय का कॉलम पूरा करना है, ध्यान रखना। कॉलम स्पर्शन इंद्रिय का करेंगे, 2 इंद्रिय का 800 धनुष, 3 इंद्रिय का 1600, 4 इंद्रिय का 3200, असंगी का 6400। बस दुगुना दुगुना करते जाओ। संगी पंचेंद्रिय का 9 योजन ऐसे लिखेंगे, 9 योजन। आप मुझे बताएंगे ये क्या होगा रहस्य इसका? 9 योजन, ये जो 9 योजन, ये किसका, संगी पंचेंद्रिय का ये बोल रहे 9 योजन? कौन होगा ये जीव स्पर्शन इंद्रिय वाला जो इतनी दूरी का स्पर्श कर सकता है? 9 योजन की दूरी का कौन होगा ये? 1 योजन मतलब कितना? 4 कोश छोटा, और बड़ा लिया था 2000 कोश। अभी 1 योजन में ये कौन होगा जो स्पर्श इंद्रिय का विषय कर पाएगा ग्रहण? 9 योजन तक का। ये मुनि आदि की बात है, रिद्धिधारी मुनि ऐसा करते हैं। देखो अभी श्रोत्र की तो चर्चा आगे आएगी, वहां पर चलो वहां पर बात करूंगा मैं आगे। वैसे 9/12 योजन की अयोध्या होती है, आप जानते हैं? अयोध्या का डायमेंशन क्या है? 9/12 योजन की अयोध्या बताइए। और रिद्धिधारी मुनिराज सिंगल स्ट्रोक में संपूर्ण कटक को 9/12 योजन में जितनी आर्मी है, और आर्मी में जितनी अक्षौहिणी सेना है, उसमें कौन क्या बोल रहा है, ये एक जगह पर बैठ के सुनते हैं, सब समझ में आता है। जहां पर भी वे बैठे हैं, ये पूरा रेंज, और उनमें कौन सी रिद्धि होनी चाहिए? अभिन्न श्रोतृत्व ऐसी कोई रिद्धि है एक, जिसमें एकदम डिस्टिंग्विश करके वो ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, ऐसा भेद विज्ञान करके ऐसे कितने ही जीवों का, लाखों जीवों का जान सकते, इतने रेंज का। तो ये जो योजनों में रेंज कहा जा रहा है, ये रिद्धिधारी विशेष मुनियों के ही होता है। ऐसा पंचेंद्रियों में दूसरों को होना ऐसा संभव नहीं है इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। रसना इंद्रिय में आप आइए। रसना इंद्रिय में आप देखें, 2 इंद्रिय का जीव है। 2 इंद्रिय के स्पर्शन इंद्रिय का विषय हमने देख लिया। अभी रसना इंद्रिय का उसका विषय 64 धनुष्य है। 64 धनुष्य। तीन इंद्रिय का रसना का विषय दुगुना करो, 4 इंद्रिय का रसना का विषय और दुगुना करो, और असंगी पंचेंद्रिय के रसना का विषय और दुगुना करो। 512 धनुष तक आइए। फिर 9 योजन संगी पंचेंद्रिय का लिखिए। संगी पंचेंद्रिय के रसना इंद्रिय का विषय 9 योजन, अर्थात 9 योजन की दूरी का वे चख सकते हैं। एक बार ये पूछ रहे थे, पवन जी पूछ रहे थे मुझे, प्रश्न ऐसा आया कि ये रिद्धि का यदि प्रयोग करते हैं ये, फिर उस दिन आहार के लिए उठेंगे कि नहीं उठेंगे? समझ में आया? तो उन्होंने चख लिया, तो अभी उनको कायदे से नहीं जाना चाहिए आहार के लिए, रिद्धि का प्रयोग, तो इससे कोई मतलब नहीं है उसका। ये तो सामान्य, और किस कारण से क्यों जाना वो बात अलग है, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। वो तो कोई ग्रहण थोड़ी किया उन्होंने, प्राप्यकारी है नहीं, ज्ञान का गेय बना बस उनके कि मीठा है आदि आदि। आगे 3 इंद्रिय के ग्रहणेन्द्रिय का विषय लिखिए 100 धनुष्य। चतुरेंद्रिय के ग्रहणेन्द्रिय का विषय 200 योजन, असंगी पंचेंद्रिय के ग्रहणेन्द्र का विषय 400 योजन, और संगी धनुष
100, 200, 400 धनुष। और संगी पंचेंद्रिय के ग्रहणेंद्रिय का विषय 9 योजन। चलिए चक्षु इंद्रिय में आइए। चतुर इंद्रिय का, चक्षु इंद्रिय का, 4 इंद्रिय जीव है, उसके चक्षु इंद्रिय का विषय 2954 योजन। नहीं, अभियोजन, अभियोजन। अभी देख रहे हैं आप एकदम कितना फिगर बढ़ गया। ये क्यों बड़ा होगा इतना फिगर? आंख का विषय सबसे दूरी का रहता है, वो तो नेचुरली समझ में आता है। आंख का विषय दूरी का ही होगा। 2954 योजन। दुगना करो असंगी पंचेंद्रिय का 5908 योजन। और इसकी चर्चा करनी है अभी आपने को। संगी पंचेंद्रिय के चक्षु इंद्रिय का विषय लिखिए 47263। 47,263। 7/19 योजन। 7/20 योजन। असंगी पंचेंद्रिय का श्रोत्रेंद्रिय का लिखिए, क्योंकि पहले 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के श्रोतेंद्रिय का होने का सवाल नहीं, तो विषय होने का सवाल ही नहीं है। 8000 धनुष। 8000 धनुष है। कहां पर? 8000 ठीक है। 8000 लिखे। और संगी पंचेंद्रिय का श्रोतेंद्रिय का विषय 12 योजन लिखिए। अभी देखिए 47,263 7/20 है ना। इसको थोड़ा, इस जो बॉक्स है, इस बॉक्स को अच्छे से डबल ट्रिपल रूप से इसको डार्क करिए। इस बॉक्स को 47,263 7/20 योजन। इसका प्रकरण अपन 170वीं गाथा में देखेंगे। अभी ये कैसे होता है और किसको होता है उसकी चर्चा चलेगी। कैसे होता है, किसको होता है की चर्चा 170वीं गाथा में अभी चलेगी। पहले तो मैं पूछूं 47,263 7/20 योजन, ये है क्या आदित्य? है क्या? हाँ, 1 मिनट बोलो मत, कोई क्या है? संगी पंचेंद्रिय ज्यादा से ज्यादा कितना दूर का देख सकता है? चक्षु इंद्रिय का विषय संगी पंचेंद्रिय 47,263 योजन। कौन देखेगा, कैसे देखेगा, कब देखेगा? 3 प्रश्नों का हमको उत्तर इस गाथा में मिलेगा। तो देखते हम पहले थोड़ा सा ज्योग्राफिकल डाटा हम समझते हैं। वैसे जम्बू द्वीप को दिमाग में लाओ। 1 लाख योजन वाला जम्बू द्वीप है और थाली बराबर है। डायमीटर कितना बोला? व्यास, व्यास कहते हैं ना डायमीटर को, उसका विष्कंभ भी कहते हैं उसको। तत्वार सूत्र की भाषा विष्कंभो, विस्तार, चौड़ाई, डायमीटर, व्यास। 1 लाख योजन जम्बू द्वीप का। जम्बू द्वीप संबंधी आप सब जानते हैं, जो सूर्य है जम्बू द्वीप का,
सूर्य जो रिवॉल्व करता है, वैसे कितने सूर्य है जम्बूद्वीप संबंधी? 2 सूर्य और 2 चंद्रमा। वो तो 2 जितने सूर्य होंगे उतने तो चंद्रमा होंगे, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि एक सोलर सिस्टम है उनकी। एक सूर्य होगा तो एक चंद्रमा, फिर 28, फिर 88 ग्रह, और फिर कितने तारे? हाँ, 66,000 ऐसी कुछ फिगर है वो। कोड़ा कोड़ी करोड़ मल्टीप्लाइड बाय करोड़। तो कहना ये है, ये एक फैमिली है उनकी। तो ऐसे 2 सूर्य होंगे तो 2 चंद्रमा, अकॉर्डिंग टू दैट मल्टीपल में चलते चलो। बाहर तो असंख्यात होती, ये तो थोड़े बहुत का 2.5 द्वीप तक का ऐसा काउंटेबल में फिगर हो सकती है। चलना है आगे। अभी ये कहना है जैसे एक सूर्य घूमता है, पहले फिर एक बताओ बात, ये सब सुमेरु पर्वत के चक्कर काटते रहते हैं सब। अभी ये सूर्य जो घूमता है सुमेरु पर्वत के अगल बगल में, इसका 4 क्षेत्र जो है, क्या है? 4 क्षेत्र समझ में आता है? भ्रमण क्षेत्र। 4 मतलब संचार कहते ना, 4। ये 4 चर धातु से बना है, चर। और चर धातु ज्ञानार्थक भी है और गमनार्थक भी है, तो उसका मूविंग ट्रैक अपना ऐसे बोल सकते। 4 क्षेत्र मतलब क्या? मूविंग ट्रैक उसका। तो उसका जम्बूद्वीप में 4 क्षेत्र है, उसका 180 योजन। कितना? और लवण समुद्र के ऊपर उसका ट्रैक जाता है 330 योजन, 330, समझे? 180 योजन और 330 योजन उस तरफ। तो कहने की मेरी बात यह है, ये सूर्य इतनी ट्रैक में घूम रहा है। अपना जम्बूद्वीप वाला सूर्य लवण समुद्र के ऊपर कितना घूमता जाता है ये? इसमें गलियां होती है, गलियां। 184 गलियों में सूर्य अंदर से बाहर की तरफ घूमता जाता है और फिर बाहर से अंदर की तरफ। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम षटकाल की व्यवस्था करते हैं, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी की बात करते हैं, उत्सर्पिणी से अवसर्पिणी जाएगा, फिर अवसर्पिणी से उत्सर्पिणी आएगा, फिर उत्सर्पिणी से अवसर्पिणी चला जाएगा। समझ में आती है? अभी क्या कहना है मुझे, ये अंदर की जो बीथी है, बीथी मतलब गली, अंदर की जो गली है, नियर मोस्ट गली, एकदम नियरेस्ट जब सूर्य आता है, कहां पर? सुमेरु पर्वत के नियरेस्ट पॉइंट पर जब आता है और घूमता हुआ बाहर की तरफ निकलता है। बाहर की तरफ मतलब वो 330 योजन, कहां पर? वो जम्बूद्वीप वाला, वहां तक जो घूमता जाता है वो उस घूमने को कहते हैं दक्षिणायन। व्हाट इज दैट कॉल्ड? और बाहर से अंदर की तरफ आएगा, दैट इज कॉल्ड उत्तरायण। इतना समझ में आता है? वैसे मैं आपको बीच में बोलूं, व्हाट इज अयन? अयन रामायण के 2 अर्थ है। रामायण के 2 अर्थ है। एक तो राम का चरित्र, सो रामायण, और एक अर्थ है। वैसे ऐसा अर्थ तो क्या होगा उसका, क्या भगवान जाने क्या होगा। अयन तो 6 माह को कहते हैं। रामायण का युद्ध 6 माह तक चला था। ये रावण राम का युद्ध 6 माह तक चला था। महाभारत का कितने दिन चला कहते हैं? 18 दिन का। अभी वर्ल्ड वॉर आएगा कोई तो ऐसे थोड़ी नहीं इतने दिन चलता है वो। कहां तक आए अपन? दक्षिणायन और उत्तरायण। अभी देखिए हम क्या डिराइव करना चाहते हैं। ये 47,263 7/20 योजन, ये कौन देखता है, कब देखता है, कैसे देखता है? 3 बातें। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि सूर्य पहली बीथी में है, पहली गली में है सूर्य। तो डायमीटर कितना लेंगे? एक चक्कर लगाएगा तो डायमीटर कितना करेगा? अपना ऐसा लो, 1 लाख योजन माइनस 360 करना पड़ेगा डायमीटर। समझ में आता है? Therefore D is equal to 1 लाख माइनस 360 इज इक्वल टू
99,640 बना 99640। ये हो गया, क्या हो गया ये डायमीटर किसका, डायमीटर ऑफ रिवॉल्यूशन बोलेंगे इसको, डायमीटर ऑफ रिवॉल्यूशन बोलो इसको। कंफ्यूजन ये नहीं हो कि डायमीटर ऑफ जम्बूद्वीप बोला जा रहा है क्या, ऐसा नहीं है। ये पहली गली का डायमीटर, ऐसा भी लिखो ब्रैकेट में, पहली गली का डायमीटर। तो जो पहली गली में फिर कितना डी लिखा, 99640, क्या, योजन। अभी हमको फाइंड करना है इसका सरकमफरेंस। सरकमफरेंस इज इक्वल टू पाई डी कहो अथवा स्क्वायर रूट ऑफ 10 पाई, क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 10 पाई। अपने यहां ऐसा ही आया है, क्या क्या, नो पाई डी स्क्वायर, सॉरी मैं पायर बोल रहा था क्या, स्क्वायर रूट ऑफ पाई डी स्क्वायर, ऐसा पहले पाई डी स्क्वायर बोला था क्या, स्क्वायर रूट ऑफ पाई डी स्क्वायर, 10 डी स्क्वायर, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 10 डी स्क्वायर, क्या क्या, अगेन हम जो पाई डी बोल रहे ना सरकमफरेंस, हम जो सुनो, हम जो सरकमफरेंस पाई डी बोल रहे उसी को बहुत एक्यूरेट करना चाहते हैं अपन, तो हम ऐसा करें स्क्वायर रूट ऑफ 10 डी स्क्वायर, अरे बाबा मेरे, स्क्वायर रूट ऑफ होल 10 डी स्क्वायर, स्क्वायर लगा उस पे अंडर रूट, तो डी बाहर आ जाएगा। अभी बाहर नहीं निकालना है ना, उसको अंदर ही रखना है मेरे भाई। बाबा इतना तो समझता हूं मैं, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर वो तो कटेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट इज रेस टू हाफ एंड स्क्वायर इज रेस टू 2 एंड हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 माय डियर, आई नो। अभी ऐसा नहीं करना है लेकिन, क्योंकि फॉर प्रॉपर सॉल्यूशन कैलकुलेशन के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, और विद्वानों ने, टोडरमल जी ने ऐसा ही किया है। तो पाई लिखने में क्या बाधा है, पाई की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 10 लिख रहे हैं। अब बोल रहे थे ना कहीं कहीं स्क्वायर रूट ऑफ 10 भी लिखा है पाई के लिए। पाई के लिए कुल मिलाकर कितनी फिगर्स हो गई देखिए अभी। एक तो उस दिन मैंने कहा था स्थूल अपेक्षा 3, सूक्ष्म अपेक्षा कुछ अधिक 3, ऐसा बोल रहे थे टोडरमल जी, याद आ रहा है? 296 पेज होगा वो, देखना पड़ेगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। और एक तो पाई अपन बोल ही रहे, तो पाई की वैल्यू 22/7 जिसको अपन 3.14 लिखते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ 10 को देखा जाए वेरी प्रॉपरली तो 3.16 आती है बोल रही। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज हो गई। मुझे तो क्या कहना है, हम पाई यदि लिखते हैं तो हम उसकी वैल्यू फिर 3.14 लिख लेंगे, इसलिए हमको पाई नहीं रख कर अभी हमको स्क्वायर रूट ऑफ 10 करना है। उसको स्क्वायर रूट ऑफ होल 10 डी स्क्वायर ऐसा करना, आपको समझ में आता है? डी स्क्वायर को अभी बाहर मत निकालो, बाहर निकालेंगे तो डी आएगा, ये बात सही है, अभी बाहर नहीं निकालना इसको। अभी कैलकुलेट करिए आप, तो क्या कैलकुलेशन आ रहा है मुझे बताए। तो कैलकुलेशन इसका आएगा, चलो आप एक काम कर सकते हो, वैसे कोई आपत्ति नहीं है, सिंप्लिसिटी के लिए फिर अपने को करना पड़े वैसा करके देखो। अब डी को चाहे बाहर निकाल लो, स्क्वायर रूट ऑफ 10 फिर वो तकलीफ है, फिर अपन डेसिमल में ही लेंगे क्या उसको। देखो उसका उत्तर ये आ रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने कहा था डी स्क्वायर को अभी बाहर नहीं निकालना, क्योंकि स्क्वायर अंदर रहते हुए ही करो तो जाकर मल्टीप्लाइड बाय 10 अंदर कुछ हो सकेगा उसका, फिर लेकिन स्क्वायर रूट करने में फिर दिक्कत तो खड़ी होनी है। उसका उत्तर देखो क्या आ रहा है, 315089 योजन, बस लिख लीजिए आप। इसे परिधि कहते हैं, परिधि, सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ऑफ
परिधि परिधि सरकमफरेंस मतलब भी परिधि बाबा 315,089 योजन। ये क्या फाइंड किया हमने? किसका? सरकमफरेंस ऑफ फर्स्ट गली, फर्स्ट बी थी, ठीक है। सूर्य का नियर मोस्ट रेडियस निकालेंगे तो थोड़ा इससे आधा लेना, फिर समझ में आता है सबको। रेडियस निकालते हैं, सूर्य डिस्टेंस फ्रॉम सूर्य टू सुमेरु पर्वत का सेंटर, सुमेरु पर्वत का भी सेंटर नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि सुमेरु पर्वत तो फैला है, तो फिर बाई 2 आएगा। लेकिन अभी नहीं करना है, रेडियस तो अपने को आवश्यक ही नहीं है। तो ये सरकमफरेंस आया। तो इस सरकमफरेंस में इतने पाथ को घूमने में सूर्य को टाइम लगता कितना है? सूर्य को कितना टाइम लगता है घूमने में इस सरकमफरेंस को? तो कहते हैं एक सूर्य 2 दिन लगाता है। एक सूर्य पूरा रिवॉल्व करने को, जो हमको आज सूर्य दिख रहा है वो परसों दिखेगा, 2 दिन दिखते हैं। तो एक सूर्य को बहुत पूर्ण घूमने को, उसको मुहूर्त में लगाओ, कितना लगेगा? 1 day इज इक्वल टू 30 मुहूर्त, 2 days इज इक्वल टू 60 मुहूर्त। ओके, अभी हमको क्या करना है? देखिए हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक क्या देखा? एक तो डिस्टेंस और एक तो टाइम। कितने डिस्टेंस, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो यहां पर ये कहते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को। हमने अभी तक क्या देखा कि हमने अभी तक क्या देखा? 6:45 से, अच्छा 7 से, चलो बस करते इतना ही, बस लाइन पूरी करूं मैं। क्या क्या डिस्टेंस? 315,089 योजन। इतना डिस्टेंस पार करने को कितना टाइम लगा? 60 मुहूर्त। अब यहां तक हम आए हैं, फिर चर्चा बची हुई सुबह करेंगे अपन, ठीक है। ये सम कल पूरा कर देते हैं। ओम नमः।